Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मेहरान इलियास और आप देख रहे हैं अवाम की आवाज। तो मेरे साथ आज मौजूद हैं वादी बना के एक अजीम इंसान जो है वो एक कौमी हीरो के तौर पर जो है वो भी सामने आए। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद इदरीस सलीम साहब, जो दोनों आंखों से जो है वो नाबीना हैं, लेकिन जो है वो उन्होंने कोई कभी किसी मैदान में जिंदगी में जो है वो हिम्मत नहीं आ रही। तो आज हम उनसे आपको मिलवा रहे हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं अपने व्यूवर से ये भी गुजारिश करूंगा कि ये वादी बना और मुल्क कश्मीर का एक अजीम असासा है। तो आप तमाम व्यूवर से गुजारिश करूंगा कि इनकी पोस्ट को जो है वो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इनका पैगाम दुनिया के हर कोने तक पहुंच सके। तो हम बात जो है वो करना चाहेंगे इदरीस सलीम साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इदरीस साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। इदरीस साहब, ये जो बहुत बड़ी काविश है आपकी, ये नाजरीन व्यूवर्स हमारे देख रहे भी होंगे कि ये टेबल पर सजी जो ट्रॉफियां हैं ये इदरीस सलीम साहब की हैं। और ये जो है वो आपको ये भी मैं बताता चलूं कि जो है वो इन्होंने जहां पर हिम्मत नहीं आ रही वहां पर कभी इस बात को भी आड़े नहीं आने दिया कि वो जो है वो बसारत से महरूम हैं। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट टीम के प्लेयर भी हैं और मौजूदा क्या सूरत है ये भी हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। और ये जो ट्रॉफीज जो है आपको टेबल्स पे नजर आ रही हैं ये भी जो है वो कहाँ कहाँ से आई, कैसे आई, ये भी इनसे जानने की कोशिश करेंगे। इदरीस साहब, पहला सवाल है ये कि आप कभी भी जिंदगी के किसी मैदान में जो है वो नाकाम नहीं हुए, इसकी एक बड़ी वजह क्या है? और कभी भी आपने जो है वो अपनी इस बसारत को जो है वो जो आपकी नहीं है इसको कभी आड़े नहीं आने दिया? शुरू से कैसे आप स्कूल की तरफ माइल हुए, कैसे जो है वो आप ये कामयाबी की तरफ बढ़े, ये हमें थोड़ा सा आगाह कीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं अवाम की आवाज़ चैनल का मशकूर हूँ कि उन्होंने इनिशिएटिव लिया और इस तरह की जो सक्सेस स्टोरीज हैं ख़ासतौर पर स्पेशल कम्युनिटी की, उनको लोगों तक पहुँचाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। और अभी हम लाइव हैं। तो जैसा आपने पूछा कि जो स्पेशल लोग होते हैं उनको बेशुमार मसाइल होते हैं, तो मैं खुद बसारत से महरूम हूँ। और शुरू से ही एक इंसान को कामयाब अगर होना होता है तो अल्लाह ताला के बाद उसके जो पेरेंट्स होते हैं, फैमिली मेम्बर होते हैं, उनका बहुत बड़ा किरदार होता है। तो इसी तरह से जब मैं बचपन में बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन बहुत छोटी उम्र में ही टाइफाइड हुआ और मेरी जो विजन है वो ख़त्म हो गई। तो ऑप्टिकल नर्व्स जो थी वो डैमेज हो गई। तो मेरे जो पेरेंट्स थे उन्होंने कभी भी हौसला नहीं आ रहा और मुझे भी हौसला दिया, मतलब जितनी भी ट्रीटमेंट हो सकती थी पॉसिबल उन्होंने की, लेकिन पाकिस्तान में इसका मुमकिन हल नहीं था। तो फिर उन्होंने मुझे मीरपुर आज़ाद कश्मीर में अकाब स्कूल फॉर द ब्लाइंड में दाखिल करवाया, जहां पर मैंने अपनी मैट्रिक तक की तालीम हासिल की। उसके बाद अकाब स्कूल से मैट्रिक करने के बाद मैं खुरटा आज़ाद कश्मीर में ही आ गया और जनरल एजुकेशन में मैंने आने का फैसला किया। और जनरल एजुकेशन खुरटा डिग्री कॉलेज बॉयज़, वहाँ से मैंने बीए किया। और उसके बाद मैंने भावलपुर यूनिवर्सिटी जो है इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर, वहाँ से मास्टर्स इन इस्लामिक स्टडीज़ किया। अच्छा इदरीस साहब, मास्टर तक आपको क्या क्या मसाइल पेश आए, क्या क्या चीजें आपने फेस की? कभी दिल बर्दाश्ता हुए कि जिंदगी के किसी मैदान में स्पेशली मास्टर तक के जो है आप दिल बर्दाश्ता होकर कभी अपने आप को बैक लाने की कोशिश की आपने? जी बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। बिल्कुल देखें, आम जो लोग होते हैं उन्हें भी बेशुमार मसाइल का सामना करना पड़ता है उनकी ज़ाती ज़िंदगी में। ख़ास तौर पर जो उनका तालीमी दौरानिया होता है उसमें बहुत सी मुश्किलात आती हैं। तो मैं जैसा कि मैट्रिक तक मीरपुर आज़ाद कश्मीर में पढ़ता रहा, वहाँ पर छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती थी, क्योंकि ये इदारा जो है वो स्पेशल लोगों के लिए ख़ास तौर पर बनाया गया था। तो हमें कोशिश की गई वहाँ पर कि ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाए, फैमिली की तरफ से भी सपोर्ट किया गया। और वहाँ पर भी कोई ख़ास अगर कहूँ तो इतनी मुश्किलात का मुझे सामना तो नहीं हुआ, लेकिन बुनियाद जो है वो इंसान की अगर मजबूत हो तो उसके बाद फिर उसे आगे बढ़ने के लिए आसानी होती है। तो जिस तरह मैं मैट्रिक के बाद नॉर्मल एजुकेशन में आया, जनरल एजुकेशन में आया, तो वहाँ पर आपको पता है कि बेशुमार मसाइल इस तरह से होते हैं कि दाखिले का इशू हो जाता है। वो जब भी आप दाखिला लेने के लिए जाएंगे तो किसी भी नॉर्मल इंस्टीट्यूट में स्पेशल पर्सन को बड़ी ही हकारत की निगाहों से देखा जाता है और वो कहते हैं कि ये चल फिर नहीं सकता तो पढ़ेगा कैसे। तो इसी तरह की प्रॉब्लम्स मुझे भी देखने को मिली। फिर बातचीत करने के बाद दाखिला लिया मैंने, फिर
आप समझते हैं कि खुद हम पेपर भी नहीं लिख सकते, हमें ऑडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू तैयारी करना होती है, फिर राइटर्स लेने होते हैं, तो बहुत से लोगों की जो है इसमें हमें सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो इसमें राइटर्स की प्रॉब्लम हो, और जब हम क्लास फेलोज के साथ बैठते हैं या बाकी लोगों के साथ बैठते हैं तो वो भी मुख्तलिफ बातें करते हैं कि भाई आपको नज़र नहीं आता, अगर आप पढ़ लेंगे तो आप, पहली तो बात है कि पढ़ सकते ही नहीं है, आप राइटर से कैसे लिखवाएंगे, क्या करेंगे, और अगर आप खुदा न खास्ता पढ़ गए तो फिर आपको जॉब तो मिलेगी नहीं, आप कहीं आ जा नहीं सकते। तो ये बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं जो हमारी ज़िंदगी में आती हैं, और ख़ास तौर पर एक स्पेशल बंदे की ज़िंदगी में आती हैं, तो उनको अगर तफसील से बयान करने जाएं तो बोरिंग हो जाएगा। तो ये सीधा सीधा चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। इसी तरह से अगर कोई भी हमें स्पेशल पर्सन भी देख रहा है तो उसके साथ भी ऐसा यकीनन हुआ होगा, लेकिन मैं आप तमाम से रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आप कभी भी मायूस ना होइएगा, आप अपनी ज़िंदगी के सफ़र को जारी रखिएगा। इसी तरह से मैंने यहाँ से बीए किया, फिर मैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर से मास्टर्स के लिए गया। तो फिर आप समझते हैं कि एक नॉर्मल पर्सन अगर सफ़र पर जाता है तो दिगर मसाइल भी उसके साथ ही होते हैं, लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी सफ़र किए अकेले किए, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मदद भी शामिल हाल रही और घर वालों की भी सपोर्ट रही, तो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। अभी मैंने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से बीएड भी किया है, और साथ ही मैं एमएड भी कर रहा हूँ। अच्छा इदरीस साहब, ये बताएं कि जहां पर एक आम इंसान और एक नॉर्मल आदमी के लिए पढ़ना लिखना आसान होता है क्योंकि वो देख सकता है, देख के पढ़ता है, याद करता है, उसी तरह आपका जो आप स्पेशल पर्सन है, पढ़ने लिखने का इंतजाम क्या होता है, आप कैसे पढ़ते हैं, कैसे उसको जज करते हैं, और ये कौन सा तरीका है, ये कोई मशीनिकली है या कैसे है, आप क्या इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर दें। जी बिल्कुल, ये भी एक बुनियादी चीज़ है कि जो लोग हमें पहली बार देख रहे हैं तो उनके लिए इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है कि बेसिक एजुकेशन जो है वो स्पेशल लोगों की कहाँ से शुरू होती है। तो हमारा जो मेथड ऑफ राइटिंग एंड रीडिंग होता है उसको बोलते हैं ब्रेल। तो वो ब्रेल लुइस ब्रेलर हैं, उन्होंने इजाद की थी। तो इसका तरीकाकार ये होता है कि उभरे हुए डॉट्स होते हैं। अगर आप देखेंगे तो एक पेपर होता है, पेपर के ऊपर जिस तरह से सिलाई कढ़ाई होती है तो उसी तरह के डॉट्स उभरे हुए आते हैं जिसको ब्रेल बोलते हैं। ये 6 डॉट्स होते हैं, इन पर मुश्तमिल होती है। तो हमें उसकी बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है और इस मेथड को ब्रेल कहते हैं। अकाब स्कूल फॉर द ब्लाइंड में जब मैं पढ़ता रहा तो वहां से मैंने इनिशियल ब्रेल सीखी और मैट्रिक तक की तालीम जो है वो मैंने इसी तरह से हासिल की। जब हमारे सामने पेपर होता है तो उसके ऊपर उभरे हुए डॉट्स होते हैं, उंगलियों की मदद से हम उनको महसूस करते हैं और फिर इसको हम पढ़ते भी हैं, और अगर हमने लिखना हो तो भी इसी मेथड ऑफ जो ब्रेल जिसको बोलते हैं इसी में ही हम लिखते भी हैं। तो फिर स्पेशल जितने लोग होते हैं वो पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं यहाँ तक। अच्छा ये जो पढ़ना लिखना है जो ये डॉट के जरिए, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कितना आसान है और ये आम आदमी इसको अगर कोशिश करे तो वो समझ सकता है कि नहीं? देखें कि इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जो नामुमकिन हो और कोई स्पेशल पर्सन हो या आम आदमी हो उसे वो परफॉर्म ना कर सके, लेकिन इंतहाई पेचीदा ये मेथड है और जितने भी जो बुनियादी चीजें होती हैं उसमें आपको ब्रेल जितनी भी है ये बेसिकली बहुत पेचीदा है। तो इसलिए हमें ट्रेनिंग दी जाती है और हमारे जो ट्रेनर्स होते हैं वो भी स्पेशल ही होते हैं। अगर एक नॉर्मल इंसान ब्रेल सीखना चाहे तो वो ज़रूर सीख सकता है, लेकिन स्पेशल लोगों की निस्बत एक नॉर्मल पर्सन को ज़्यादा देर लगानी पड़ती है। और अगर वो फीलिंग्स के थ्रू पढ़ेगा, महसूस करके हाथ से पढ़ेगा तो फिर मैं समझता हूँ कि कामयाब हो सकता है। लेकिन जो नॉर्मल लोग होते हैं वो आंखों से पढ़ने की कोशिश करते हैं और ये बहुत बारीक होती है, और अगर इसको ज़्यादा गौर से पढ़ेंगे तो उनकी असर पड़ता है। अच्छा इदरीस भाई, आप ये बताना भी पसंद करेंगे कि ये जो मैट्रिक तक की तालीम थी आपने किस अदारे से हासिल की, और वो उस अदारे में आपके क्या एक्सपेंसिव थे, कैसे वो आपके मामला चलते रहे, इस पे भी थोड़ी सी रोशनी डाल दें। जी बिल्कुल, जैसे मैंने शुरू में ही बता दिया था कि मैं अकाब स्कूल फॉर द ब्लाइंड मीरपुर आज़ाद कश्मीर में इदारा है, वहाँ से मैं पढ़ता रहा। तो इसीलिए मैंने जिक्र किया था कि मैं जब मेरी मैट्रिक तक की तालीम थी तो उसमें तो ख़ास मुश्किलात जो हैं वो मुझे
फेस नहीं करनी पड़ी। होती तो ज़रूर है मुश्किलात, लेकिन कोई ख़ास मुश्किलात जो हैं वो मुझे पेश करनी नहीं पड़ी। ये कि वो एक चैरिटी बेस्ड इदारा है, डोनेशन बेस्ड इदारा है, वहाँ पर मुखय्यर हज़रात जो हैं वो दिल खोल कर हिस्सा लेते हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, और वहाँ पर जितने भी स्पेशल ख़ास तौर पर बसारत से महरूम लोग हैं उनको फ्री एजुकेशन दी जाती है, यूनिफॉर्म दिया जाता है, उनकी अकोमोडेशन फ्री है। जो इंसान अपना खर्चा करता है उसका ज़ाती जो एक्सपेंसेस होते हैं वही होते हैं, लेकिन वो भी आप समझते हैं कि काफ़ी होते हैं। लेकिन बेसिकली जो एजुकेशन का और रिहाइश का या यूनिफॉर्म का या बोर्डिंग लॉजिंग का जो खर्चा होता है वो मैट्रिक तक मेरा बहुत कम था, क्योंकि अकाब स्कूल फॉर द ब्लाइंड में जितने भी मुखय्यर हजरात हैं वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, जैसे मैं बता चुका हूँ। तो ये एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है हमारे लिए। तो वो अकाब स्कूल है जो, वो कौन सा बंदा मैनेज कर रहा है, वो कैसे उन्होंने इनिशिएटिव लिया, थोड़ा सा इस पे भी हमें जो है वो बता दें, ताकि ये बताना जरूरी है, ताकि अगर कोई ऐसा बंदा जो अभी घर में बैठा हुआ है, जो नाबीना है, जो आंखों से महरूम है, अगर वो जानना चाहे तो वो जो है वो उस अदारे के हवाले से थोड़ा सा ये भी बता दें। जी बिल्कुल। प्रोफेसर मोहम्मद इलियास अयूब, प्रेसिडेंट अकाब स्कूल, वो प्रिंसिपल भी हैं, और सबसे पहले जो है आज़ाद कश्मीर एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड है जिसको बेसिकली वो हेड कर रहे हैं। प्रेसिडेंट आज़ाद कश्मीर एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड प्रोफेसर मोहम्मद इलियास अयूब साहब हैं, वो मीरपुर आज़ाद कश्मीर में होते हैं। तो G1 में उनका घर है। वो खुद भी बसारत से महरूम हैं और डिग्री कॉलेज मीरपुर में, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में इंग्लिश के लेक्चरर हैं। तो उन्होंने 1994 में इनिशिएटिव लिया, जब वो खुद, जिस तरह से आपने मुझसे पूछा कि आपको किन किन मुश्किलात का सामना है और आपने कौन कौन सी मुश्किलात ज़िंदगी में देखी हैं, तो इसी तरह से उन्होंने भी अपनी एजुकेशन में बहुत सी मुश्किलात देखी, और उसके बाद उन्होंने ये फैसला किया कि मैं जो है अपने स्पेशल लोगों के लिए कोई काम करना चाहता हूँ, करूँ। और उन्होंने अपने दोस्तों से मशवरा किया और फिर एक एसोसिएशन कायम की, और 2000 पूरे में उन्होंने अकाब स्कूल फॉर द ब्लाइंड का क़याम जो है वो अमल में लाया, जिसमें वो आज तक बेशुमार नबीना अफराद को फ्री एजुकेशन दे रहे हैं। जी ठीक है। तो इदरीस साहब, आप जब ग्रेजुएशन कर चुके थे उसके बाद आपने पीएड एमएड वगैरह में भी कदम रखे हैं, अभी जारी हैं, तो ये भी बता दें कि इस हवाले से कभी जो है वो आपको कहीं जॉब की ऑफर हुई, जो स्पेशल जो स्कूल है इस हवाले से कभी जॉब की ऑफर हुई, और क्या कभी आपने गवर्नमेंट जॉब के लिए तगोदो की, उसमें कितने कामयाब रहे, कितने नाकाम रहे, ये भी हमें थोड़ा सा इस पर आगाह कर दें। जी बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। असल में आप समझते हैं कि रोजगार जो है वो एक नॉर्मल पर्सन के लिए कितना ज़रूरी है। हालांकि वो दुनिया का हर काम कर सकता है, फिजिकल वर्क कर सकता है, प्रैक्टिकल कोई भी वर्क हो कर सकता है, मेहनत मजदूरी भी कर सकते हैं वो, और एजुकेशन अगर हो, खुदा न खास्ता उनको जॉब ना मिले तो वो अपना पेट पाल सकते हैं, अपने घर वालों का भी। लेकिन जब मैंने आपने फरमाया कि एजुकेशन, जब मेरी ग्रेजुएशन थी तो उस वक्त से मैंने ट्राई करना शुरू कर दी थी गवर्नमेंट लेवल पर कि कोई ना कोई छोटी मोटी मुझे जॉब मिल जाए। फिर मैंने मास्टर्स किया, तो मास्टर्स के बाद मैंने पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तहान भी ओपन मेरिट पर पास किया, और फिर भी मुझे कोटा ना होने की वजह से नहीं लगाया गया। और जब मैंने पीएम साहब को अप्रोच किया तो उन्होंने प्रॉमिस भी किया कि आपको यकीनन जॉब दी जाएगी, एजाजी तौर पर भी दी जाएगी, और आपका हक भी बनता है, राइट भी है। जो कोटा वायलेशन हुई तो उसको भी हम फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से बहुत ज़्यादा चक्कर लगाने के बावजूद मुझे आज़ाद कश्मीर में कोई किसी किस्म की उन्होंने जॉब फ्राहम नहीं की लेक्चरर की, क्योंकि 17 के लिए मैंने लेक्चरर इस्लामिक स्टडीज़ पर अप्लाई किया था। उसके बाद मैंने ओपन यूनिवर्सिटी से बीएड भी कर लिया था, और फिर मैंने फैसला किया कि स्कूल लाइन में, जनरल लाइन जो होती है उसमें मैंने अप्लाई किया, कोशिश किया। कुछ सीटें आई थी कॉन्ट्रैक्ट पर जिनको अडाक बेसिस पर होती हैं, ये 6-6 माह का कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो मैंने अप्लाई किया, इंटरव्यू वगैरह हुआ, और काफ़ी सारे लोगों से बातचीत करने के बाद अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं चढ़ोई गवर्नमेंट नड़ाकोट हाई स्कूल है बॉयज़ का, वहाँ पर मैं एज अ SST जनरल लाइन काम भी कर रहा हूँ। माशाल्लाह जी, ये तो बड़ी अचीवमेंट है आपकी। आपने जो है वो कभी भी अपनी जो है वो बसारत को अपने आड़े नहीं आने दिया और अपनी कोशिश को जारी रखा। इदरीस साहब, तालीमी मैदान में कामयाब तो होते रहे आप, ये तो सिस्टम आपका साथ साथ चलता रहा, लेकिन आपने क्रिकेट के मैदान में कब कैसे
जो है वो कदम रखा और उसमें वहां पर आपने अपना लोहा भी बनवाया, जिसकी मिसालें हमारे सामने टेबल पर मौजूद हैं। क्रिकेट की कहानी है जो वो आप अपनी जबानी सुनाएं कि कैसे आप इंटर हुए और कैसे कैसे जो है वो कहाँ कहाँ पर आप खेले और ये मराइल कैसे आपने तय किए। जी बिल्कुल, देखें कि स्पेशल पर्सन जो है, मैं व्यूअर्स को ये बता दूं कि वो स्पोर्ट्स में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। वो हर किस्म की स्पोर्ट्स जो होती हैं उनमें हिस्सा लेते हैं और वो खेल सकते हैं। मैंने स्पेशली क्रिकेट में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट थी, मेरी शौक था और मैं क्रिकेट में बहुत आगे गया। पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट टीम का मैं एक्टिव मेंबर भी हूँ। तो जब मैं मैट्रिक लेवल तक पढ़ता था काफ स्कूल में, तो 2002 में मीरपुर आज़ाद कश्मीर से पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल के साथ एक क्लब हमने रजिस्टर करवाया प्रोफेसर इलियास अय्यूब साहब की सदारत में। तो उसके थ्रू मैं पहला प्लेयर, यानी कि जो बानी प्लेयर होते हैं वो उनमें मैं शामिल हूँ। और मैंने जब क्लब बना उस वक्त से ही क्लब ज्वाइन किया और मेरा शौक बहुत था तो मैंने खेलना शुरू कर दिया। तो हमारी टीम आज़ाद कश्मीर की जो है मुख्तलिफ इवेंट्स में जाती रही। तो पहली मरतबा मैंने 2006 वर्ल्ड कप जो पाकिस्तान में मुनक्कद होना था उसके लिए ट्रायल्स दिए, इंटरनेशनल लेवल तक मैं रिकॉग्नाइज हुआ। तो मैं बदकिस्मती से रिजेक्ट हो गया था। तो मैं 2006 में अपना कैरियर नहीं शुरू कर सका। फिर साथ ही वर्ल्ड कप के बाद 2007 में श्रीलंका की टीम ने पाकिस्तान का दौरा करना था जिसके लिए ट्रायल्स हुए, तो उन्होंने मुझे मदऊ किया। तो 2007 में मैंने इनिशियल ट्रायल्स, इसी तरह से जितने भी उनके मरहले थे तमाम में मैं शामिल होता गया और फाइनलाइज होता गया। बिल आखिर अल्लाह ताला के फजल करम से और अपनी फैमिली की दुआओं से मैं 2007 में पहली बार पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट टीम का हिस्सा बना। श्रीलंका की टीम जो पाकिस्तान आई थी तो उसको मैंने ज्वाइन किया, पाकिस्तान की टीम की नुमाइंदगी की और अल्हम्दुलिल्लाह वो सीरीज हमने 6-0 से विन की थी। जी ठीक। तो उसके बाद आप प्रॉपर ही पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट टीम के जो है वो खिलाड़ी रहे और पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट टीम में रहते हुए आपने कहाँ कहाँ के दौरे किए, किस किस मुल्क में खेलने के लिए गए और वहां पर कितने हद तक आप कामयाब रहे और आप एज अ बैट्समैन या एज अ बॉलर काम करते रहे, इस पर थोड़ी सी रोशनी डाल दें। जी बिल्कुल, जैसे मैं 2007 में पाकिस्तान की टीम में दाखिल हुआ, मैं इंटर हुआ, मैंने ज्वाइन की। तो उसके बाद मैं रेगुलर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की टीम का मेंबर रहा हूँ। और पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट टीम, आपको बताता चलूँ, नाजरीन को भी बताता चलूँ कि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की नंबर 1 रैंकिंग में पाकिस्तान की टीम है ब्लाइंड क्रिकेट टीम की अगर बात करें तो इसी तरह से मैंने यूएई में जब हालात पाकिस्तान में ख़राब हो गए तो उसके बाद हमारी न्यूट्रल वेन्यू पर सीरीज़ होती रही। 2 बार मैंने यूएई में सीरीज़ खेली जाकर। उसके बाद वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ 2012 में, उसमें भी मैं शरीक हुआ। और यहाँ पर आपको ट्रॉफी नज़र आ रही होगी, वर्ल्ड कप 2012 में बेस्ट बॉलर ऑफ द वर्ल्ड कप का एजाज़ मुझे मिला। ये जो ट्रॉफी यहाँ पर पड़ी है ये मुझे इंडिया से मिली थी। जो वर्ल्ड कप का फाइनल तो हम हार गए थे लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रनर अप रहे और हमारी टीम की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। इसी तरह से 2014 में साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप हुआ, उसमें भी मैं गया। सीरीज हुई 2013 में, 2010 में साउथ अफ्रीका में, उसमें भी गया। और 2016 में एशिया कप हुआ इंडिया में, उसका भी मैं हिस्सा रहा। इसी तरह से 2017 में फिर T20 वर्ल्ड कप हुआ। तो कुल मिलाकर मैंने अभी तक 3 वर्ल्ड कप्स खेले हैं और तकरीबन 15 से ज्यादा इंटरनेशनल सीरीज खेली हैं और एक एशिया कप खेला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कैरियर बहुत अच्छा रहा। और ये जितने भी शील्ड्स या ट्रॉफीज आप देख रहे हैं, कभी मैन ऑफ द सीरीज की मुझे मिली हैं, कभी मैन ऑफ द मैच, और जैसा कि मैंने बताया एक वर्ल्ड कप में मुझे बड़ा इनाम मिला जो मैं बेस्ट बॉलर रहा। जी इदरीस, आप ये बताएंगे कि क्या कभी क्रिकेट के मैदान में या ओवरऑल आपके साथ कोई ऐसा मसला हुआ हो जो दिलचस्प भी हो और आपके लिए जो है वो तकलीफ का बायस भी बना हो, या कोई इस तरीके का कोई भी वाकया हो? जी देखें कि एक बात रह गई थी, आपने पहले पूछा था कि आप एज अ बॉलर हैं या बैट्समैन हैं, तो मैं ऑलराउंडर ही खेलता हूं अपनी टीम में। और दूसरा आपने सवाल किया कि दिलचस्प वाकयात तो बहुत से होते हैं, लेकिन जब आप अपने मुल्क से बाहर हों तो आपको आपके साथ कोई तकलीफ दे वाकया भी पेश आए तो वो आपके लिए मतलब बहुत ज़्यादा आपको हर्ट करता है। तो इसी तरह से जैसे मैंने 2012 वर्ल्ड कप की बात की
तो हम थ्रू आउट ऑफ द टूर्नामेंट अनबीटन जा रहे थे। सुबह हमारा फाइनल होना था, तो जब हम नाश्ता करने के लिए है वो वहां पर हम मौजूद थे, नाश्ते के लिए गए, तो हमारी टीम के जो कैप्टन है, आपको पता है कि टीम जो है ब्लाइंड क्रिकेट की है, तो फिर बसारत से महरूम ही लोग होते हैं। तो वहां पर इंडियन मैनेजमेंट जो है उसने यकीनन होटल मैनेजमेंट के साथ मिलके कोई गेम की, और एक महलूल जो होता है या आप तजाब कह सकते हैं, वो उन्होंने टेबल पर रख दिया, और जो हमारा कैप्टन था उसके एन सामने रखा, और बिल्कुल वो मिनरल वाटर जो होता है उसी टाइप से उसको पैक किया हुआ था, और वहां पर उन्होंने उसको रख दिया। जब वो पीने लगे तो उन्होंने समझा कि पानी है, और वो पी के जब जूं ही उन्होंने पिया तो उनको वॉमिटिंग वगैरह शुरू हो गई, और सारी की सारी जो इंतजामिया है पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल की, उसकी तवज्जो उस तरफ माइल होगी, और वो जब हॉस्पिटल में गए तो पता चला कि वो एक महलूल था। वाकया हमारी जिंदगी में आया, और हमारी क्रिकेट के साथ उन्होंने एक खेल खेलने की कोशिश की और हमें ज़हनी तौर पर टार्गेट करने की कोशिश की। तो ये एक बहुत दिलचस्प और इंतहाई आप कह सकते हैं कि तकलीफ दे वाकया था। और फिर यकीनन हमारी टीम का जो मोराल है वो भी डाउन हुआ, और हम ये तो नहीं कह सकते कि इस वाक़े की वजह से ही हम फाइनल हारे, मगर आप समझ सकते हैं, नाजरीन भी समझ सकते हैं कि अगर आप अपने मुल्क से बाहर हों, दुश्मन मुल्क में हों, और अगर आपके साथ इस तरह का खेल खेला जाए या आपको ज़हनी तौर पर टॉर्चर किया जाए, तो फिर आपका मोराल किस कदर गिर सकता है। जी बिल्कुल। भारत ने हमेशा की तरह उस बार भी जो है वो एक चाल चलने की कोशिश की, और वो कुछ हद तक उसमें कामयाब भी रहा। नाजरीन, जैसा कि कल हमारे जो है वो बड़े चैनल्स पे ये बताया जा रहा था, और जो एक ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी वो ये थी कि जो है वो पिछले अरसे में जो वर्ल्ड कप हुआ है उसमें भी जो है वो भारत जानबूझकर एक मैच हारा है कि ताकि जो है वो पाकिस्तान को बाहर किया जाए। ये खबर आप तक पहुंची है इदरीस? जाहिर सी बात है, आप पाकिस्तान के मायनाज प्लेयर भी रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये बात आप तक पहुंची होगी। और इस बात को आप किस हद तक देखते हैं कि ये सच थी या क्या था इस बात में? जी देखें कि हम सबसे पहली बात है कि मुसलमान हैं, और इस तरह की जितनी भी नेगेटिव एक्टिविटीज़ हैं हमें उन पर यकीन नहीं रखना चाहिए। लेकिन भारत हमेशा से ही इस कोशिश में रहता है, उसकी हमेशा ये कोशिश हुई है कि पाकिस्तान को किसी भी जगह या कहीं पर भी उनको मौका मिले तो वो इसको नीचा दिखाने की भरपूर कोशिश करता है। तो इसी तरह से वर्ल्ड कप में जब पाकिस्तान का रन रेट का मामला चल रहा था, तो आई थिंक सो कि न्यूजीलैंड के साथ उनका मैच था, और उन्होंने कोशिश की कि हम इस मैच को हारें या ओवरऑल रन रेट जो है वो पाकिस्तान का बराबर ना आ सके, तो वो उन्होंने कोशिश की। लेकिन पाकिस्तान क्या हुआ कि जो उनका मैच था वो पाकिस्तान बखुद बजाते खुद जो खेला वो जीत गया। तो भारत की कोशिश हमेशा से रहती है, और आप देख सकते हैं कि जब भी पाकिस्तान आईसीसी में या पाकिस्तान खुद अगर बीसीसीआई जो है उसके साथ बात करे, या पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने के लिए भारत को मदऊ करे, या पाकिस्तान वहां पर जाना पड़े, तो भारत हमेशा से उसकी मुखालफत करता है। वो पाकिस्तान के साथ बिल्कुल खेलना नहीं चाहता। ये एक अलग बात है कि अगर मैदान आबाद होंगे, पाकिस्तान मैदान में जाएगा, तो इंशाल्लाह भारत को वो जरूर हराएगा, लेकिन वो कोशिश हमेशा करता है कि पाकिस्तान चाल को चलने की। जी चाल चलने की वो हमेशा कोशिश करता है। अच्छा इदरीस, आप ये बताएं कि आप वादिय बना और स्पेशली आज़ाद कश्मीर डिवीजन मिरपुर डिस्ट्रिक्ट कोटली के इस हवाला से एक मायनाज शख्सियत भी हैं, और ये एजाज की बात भी है इस हवाले से। तो ये बताएं कि कब जब आप ये शामिल हुए तब की गवर्नमेंट थी जो उसने कभी आपको बुलाकर कभी कोई इस्तकबालिया दिया या इस बात को अप्रिशिएट किया हो कि आप जो है वो हमारे हीरो हैं, या कभी भी गवर्नमेंट ने आप तक अप्रोच की हो, कोई ऐसा वाकया हुआ है? अभी तो आपकी एडजस्टमेंट जो हुई इस गवर्नमेंट में, इससे पहले कभी किसी गवर्नमेंट ने आपसे कोई अप्रोच किया? देखें जी, इंतहाई अहम सवाल भी है ये, और इंतहाई संगीन मामला है ये। अगर आप बात करें तो देखते हैं आप यहाँ पर कभी मैं मतलब कि बात करूंगा, सच्ची बात करूंगा, लाइव भी हम जा रहे हैं और तमाम लोग सुन रहे हैं, और मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, ताकि हुकूमती नुमाइंदे जितने भी हैं या जितने भी करते हैं
आला हुकाम हैं उन तक भी ये बात पहुंचे कि छोटी सी बात हो, नॉर्मल सोसाइटी के लीडर के घर आप कहें कि सांप दाखिल हो गया या बिल्ली दाखिल हो गई या कुछ भी हो जाए, तो वो उस चीज को इतना उछालते हैं कि आप 10 दिन तक हेडलाइंस में शामिल रहते हैं। तो बदकिस्मती के साथ मैं तकरीबन 10 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, बल्कि 12 से भी ज्यादा हो गए हैं, मैं पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट का हिस्सा हूँ। एजुकेशन में भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर मेहनत की, एजुकेशन भी हासिल की। तो इनको मुझे मतलब ऑनररी जो कहते हैं एजाजी तौर पर इनको मुझे जॉब भी देनी चाहिए थी, एजाजिया भी देना चाहिए था और इस्तकबालिया भी देना चाहिए था, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हो सका। और ना ही किसी भी लीडर ने, किसी भी बंदे ने कोई कोशिश की है कि इस बंदे को अप्रोच किया जाए और इसकी अचीवमेंट है या नहीं है, या इसको परखा जाए, या इसको टीवी चैनल पर लाया जाए, या हम इसको रिकॉग्नाइज करें और इनको किसी किस्म का रिवार्ड अगर हो सके तो दिया जाए। क्योंकि आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि आम जो लोग होते हैं वो हर किस्म का काम कर सकते हैं, लेकिन हमारे जैसे जो लोग हैं उन्होंने कुछ गिने चुने काम होते हैं जिसमें उन्होंने मेहनत करनी होती है, जैसा कि एजुकेशन हो गया, तो उनको उसका रिवार्ड ना मिले तो यकीनन कुछ भी नहीं वो कर सकते। तो इसी तरह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है उन्होंने परवेज इलाही साहब जब होते थे तो उन्होंने कुछ इनिशिएटिव्स लिए थे और हमारी टीम के, पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट टीम के कैप्टन जनाब अब्दुल रजाक साहब थे, तो वो लोअर स्केल में जॉब कर रहे थे। जब वर्ल्ड कप विन किया तो उन्होंने इसी तरह से एजाजिया दिया, पूरी टीम को बुलाया और उनके वर्ल्ड कप जीतने के ऑनर में उनको एजाजी स्केल प्रमोशन दी। आप देखें कि वो एक नई जॉब देने के मुतरादिफ ही है। अगर वो मिसाल के तौर पे 7वें स्केल में थे तो उनको 17 स्केल की उन्होंने एजाजी स्केल प्रमोशन दी, बाकायदा ऑर्डर किया, और दीगर जितने भी लोग थे जो बेरोजगार थे उनको भी छोटी मोटी जॉब उन्होंने दी। तो इसी तरह से यहाँ पर किसी किस्म का कोई भी इनिशिएटिव नहीं लिया गया। मैं इस चैनल की वसातत से भी और वैसे भी अगर जितने भी लोग सुन रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हुकूमत, जो भी हुकूमत हो, हमें इस चीज से गर्ज नहीं होनी चाहिए कि ये कौन सा दौर है, या पीपल्स पार्टी है, पीटीआई है या नून लीग है। देखें, आपको रिकॉग्नाइज करना चाहिए, कोई भी अगर अच्छा काम करता है, खा वो स्पेशल पर्सन है या नॉर्मल, अवार्ड देना चाहिए। और मैं गवर्नमेंट से भी अपील करता हूँ, जिस तरह से अभी मैं कॉन्ट्रैक्ट पर जॉब कर रहा हूँ, तो जिस तरह से पाकिस्तान में बहुत काम हो रहा है, इसी तरह से आप एजाजी तौर पर मेरी इस जॉब को परमानेंट भी कर सकते हैं, चाहे तो एज अ लेक्चरर 17 में भी अपॉइंट कर सकते हैं। तो आप सिर्फ बात अवेयरनेस की है। देखें कि खुदा न खास्ता अगर हमारे लीडर हैं, इनकी जिंदगी में शायद कोई स्पेशल पर्सन आया ही नहीं, या इनकी फैमिली में कोई स्पेशल पर्सन नहीं है। अगर इनकी फैमिली में कोई भी स्पेशल पर्सन हो तो फिर तो ये उसके लिए तो कोई भी किसी किस्म का भी जतन हो तो वो करें, उसे कामयाब बनाने की कोशिश करें। लेकिन आप अगर आला हुकाम हैं, आप अगर इक़्तिदार में हैं, तो आप अल्लाह की नियाबत में हैं। अल्लाह ताला ने आपको अपने नायब की हैसियत दी है, तो इसलिए आपको ऊपर जाकर भी जवाबदेह होना है। इसलिए आप ना इंसाफी ना करें और जिसका जो हक है उसको वो आप बिल्कुल जरूर दें। जी इदरीस, अच्छा ये बताएं कि आज भी आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा हैं कि नहीं? जी बिल्कुल, मैं पिछले अरसे में कुछ मेरा जो है वो इशू हुआ था, जिसकी वजह से मैं तकरीबन 1 साल तक पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट टीम का हिस्सा नहीं रहा। अब मैं बाकायदा पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट टीम का हिस्सा हूँ और डोमेस्टिक लेवल पर जितने भी टूर्नामेंट्स होते हैं मैं आज़ाद कश्मीर की नुमाइंदगी करते हुए जाता हूँ, खेलता हूँ। सुपर लीग्स हूँ या टूर्नामेंट्स हूँ, मैं उसमें जा रहा हूँ। और अब अपकमिंग मेरे ख्याल में अभी तो कोरोना की वजह से तमाम एक्टिविटीज जो हैं वो बंद हैं और स्पोर्ट्स भी बंद हैं। इनका होना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन जाहिर है कि हुकूमती और बाकी जो इंसानियत है उसके तकाजा यही है कि आप घरों में रहें और महफूज रहें। तो इसलिए क्रिकेट जो है वो अभी महदूद हुई है और मैं पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट टीम का बिल्कुल हिस्सा हूँ। और अपकमिंग वर्ल्ड कप मेरे ख्याल में 2021 में होना है, जो इंग्लैंड में होगा, T20 वर्ल्ड कप, और उसके ट्रायल्स अगर होंगे या जितनी भी शॉर्ट लिस्टिंग होगी तो उम्मीद है कि उस तक मैं ज़रूर हूँगा। और उम्मीद यही है कि अगर मेहनत करूँगा तो यकीनन फाइनल 17 या 15 जो भी स्क्वाड होगा उसका हिस्सा भी बनूंगा। अच्छा जी नाजरीन, हमारे साथ आज शामिल थे इदरीस सलीम और उनकी दिलचस्प गुफ्तगू आपने सुनी। तो अभी मैं जो है वो कैमरा मैन से गुजारिश करूंगा कि
वो कैमरा लेके ये जो ट्रॉफीज यहाँ पर मौजूद हैं वो करीब से दिखाई जाएं और इनसे इदरीस साहब से ये भी पूछा जाए कि ये कब और कहाँ की हैं और इसमें क्या क्या वो जो है वो मार्का अंजाम देने के बाद उनको ये जो है वो दी गई हैं। तो सबसे पहले जो है वो हम इस शील्ड पे जो है वो रखेंगे और आपको दिखाएंगे। अगर आप देखेंगे जी तो हर जो शील्ड है उस पर एक प्लेट आवेजा है और उस पर डेट डे और उसका जो भी मतलब टाइटल है वो जरूर लिखा हुआ है। आपको पता चल जाएगा कि ये किस मौका पर कहाँ पर जो है वो ये AK क्रिकेट क्लब ऑफ द ब्लाइंड एक्सीलेंस अवार्ड 2011 एंड 12 की है जी। ये इदरीस साहब ये कहाँ की और ये कब और इसमें जो है वो आपने क्या किया था? ये अकाब स्कूल फॉर द ब्लाइंड से हमें जो है वो जो बेहतरीन लोग होते हैं उनको चुनकर वो एक्सीलेंस अवार्ड ऑफ द ईयर जो है वो देते थे। तो ये अवार्ड जो है वो मुझे मेरी अचीवमेंट पर, मैंने अकाब स्कूल के पहले बैच में रहते हुए मैट्रिक भी पास की थी और अकाब स्कूल क्रिकेट जो उनका क्लब था उसका हिस्सा रहते हुए पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी मैं करता रहा। तो इस अचीवमेंट पर मुझे जो है वो एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया फिर। अच्छा जी, ये जो ट्रॉफी है इदरीस साहब जिसपे अभी ये है जी के LCCBT20 ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट 2019 प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट B1। जी ये टूर्नामेंट जो है लाहौर में रिसेंटली 2019 में हुआ था। लाहौर में लाहौर क्रिकेट क्लब जो है उसने ऑर्गेनाइज किया था। यहाँ पर मैं आज़ाद कश्मीर की नुमाइंदगी करते हुए गया था और मैं मैन ऑफ द टूर्नामेंट यानी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो होते हैं जिसे बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बोलते हैं वो रहा था। और हमारी क्रिकेट में 3 कैटेगरीज होती हैं, तो मैं अपनी कैटेगरी B1 कैटेगरी में खेलता हूँ, तो B1 कैटेगरी का बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मुझे मिला था। तो ये जो बड़ी ट्रॉफी है इदरीस साहब जिसके ऊपर लिखा हुआ है जी T20 वर्ल्ड कप बीट दी ऑर्डिनरी बेस्ट बाउलर, ये कहाँ से आपने जो है वो हासिल की और इसके पीछे जो है वो क्या आपने कारनामा सर अंजाम दिया था? जी बिल्कुल, जो टाइटल से ही आपको पता है कि बेस्ट बॉलर और 2012 वर्ल्ड कप T20 लिखा हुआ है, तो ये भारत में हुआ था। मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो भारत के वर्ल्ड कप के दौरान उसमें परफॉर्मेंस पर मुझे बेस्ट बॉलर ऑफ द वर्ल्ड कप मिला। यानी ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा एजाज होता है कि करती हैं और हर टीम में 15-15 खिलाड़ी होते हैं और फिर आप उन तकरीबन 150 से ज्यादा प्लेयर्स जो होते हैं उनमें से आपको एजाज मिले, आपको इनाम मिले और आपको रिवार्ड मिले। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट मैं समझता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र रहा और मैं बेस्ट बॉलर ऑफ द वर्ल्ड कप वर्ल्ड 2012 में आया। जी इदरीस साहब, तो ये इसी तरह हमारे पास और भी जो वो शील्ड्स पड़ी हैं, तो ये मैं दिखाना चाहूँगा। पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट टीम अवार्डेड दिस शील्ड ऑन विनिंग ओल्डन वीएन पाकिस्तान इंडिया ब्लाइंड क्रिकेट नवंबर 2011 प्रेजेंटेड बाय M जका अशरफ चेयरमैन। जी ये जब 2011 में हम इंडिया की टीम आई थी पाकिस्तान में, तो हमने उसको वाइट वॉश किया था। तो उस वक्त पीसीबी के चेयरमैन जका अशरफ साहब होते थे, तो उन्होंने पाकिस्तान टीम को पीसीबी ऑफिस में बुलाया था और एजाजी शील्ड्स जो थी वो हमें तमाम प्लेयर्स को दी थी और उसके साथ साथ कैश अवार्ड भी दिया था। अच्छा, तो हमारे पास जो है वो एक और शील्ड भी है जो आपने हासिल की है जी मीरपुर आज़ाद कश्मीर से 2006 और 2007 में जो है ये आपने ली है। सोहेल हैदर साहब ने जो है वो आपको दी है। तो ये भी आपकी ये शील्ड। इसके बाद हम जो है वो मज़ीद आगे बढ़ेंगे। गुजरावाला ब्लाइंड क्रिकेट कप 2018 प्लेयर ऑफ मैन ऑफ द मैच। ये भी जो है वो यकीनन आपने गुजरावाला से जो है वो लीग मैच में हुआ है। ये कैसे ये जो शील्ड आपने ली? मेरे ख्याल में ये पूरे टूर्नामेंट का टाइटल होता है, तो गुजरावाला में एक मैच हुआ था गुजरावाला के ही खिलाफ, तो उसमें मैन ऑफ द मैच रहा था। अच्छा, ये नाज़रीन अभी ये आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के ये जो दो झंडे इस शील्ड पर नस्ब हैं, ये पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल की तरफ से जो है वो मैन ऑफ द मैच। ये कहाँ पे हुआ था इदरीस, ये जो सीरीज हुई है इसके आपकी? ऊपर टाइटल होगा
सीरीज जो है वो पाक बहुत इंडिया हुई ब्लाइंड है। क्रिकेट पाक इंडिया ब्लाइंड 18th to 26 नवंबर 2011। ये वही है जिसके बाद हमज़ा अशरफ साहब ने हमें बुलाया था, इंडिया की टीम पाकिस्तान में आई थी अच्छा वहाँ अच्छा, पर। ये वहाँ पर आपने किया। इसी तरह नाज़रीन ये आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा तादाद में ये कुछ शील्ड्स जो है वो साथ नहीं ला सके, बहुत ज़्यादा तादाद में जो है वो इन्होंने हासिल की हैं यहाँ पर ट्रॉफियाँ। तो ये जो आपने देखी हैं, तो हम मज़ीद बढ़ेंगे इदरीस की तरफ और इस प्रोग्राम को जो है वो क्लोज करने की कोशिश भी करेंगे। जो है वो क्या पैगाम देना चाहेंगे अपने व्यूवर्स को? मैं सबसे पहले तो आवाम की आवाज़ का मशकूर हूँ कि इन्होंने इनिशिएटिव लिया और स्पेशल लोगों को प्रमोट करने के लिए एक अहम मैं कह सकता हूँ कि किरदार अदा कर रहे हैं। ये इसी तरह से तमाम लोगों को जहाँ पर भी कोई भी स्पेशल पर्सन हो उनको इनिशिएटिव लेना चाहिए, इनको प्रमोट करना चाहिए। तो मेरा पैगाम जो है वो तमाम व्यूअर्स के लिए यही है। सबसे पहले मैं आप तमाम का मशकूर हूँ कि जिन्होंने शुरू से लेकर आखिर तक देखा और सुना, और यकीनन आपने शेयर भी किया होगा। और एक मैं खुद स्पेशल लोगों के लिए काम करने का फैसला किया है। इनके मसाइल जो मुझे ज़िंदगी में मसाइल का सामना हुआ है, मैं कोशिश करूँगा कि इनको जो मेरे दीगर भाई हैं बहनें हैं उनको अपनी ज़िंदगी में फेस ना करनी पड़े, और मैं उनकी सक्सेस स्टोरीज़ हूँ या ट्रबल स्टोरीज़ हूँ उनको भी उजागर करूँगा। इसी मतलब आप कह सकते हैं कि सिलसिला में मैंने यूट्यूब चैनल भी क्रिएट किया है, MIS स्पेशल वर्ल्ड के नाम से वो है। आप यूट्यूब विजिट करेंगे अगर तो आप वहाँ पर लिख के सर्च भी कर सकते हैं, कुछ चीज़ें आपको मिलेंगी। तो आखिर में मैं तमाम व्यूअर्स के लिए और सोसाइटी के लिए यही पैगाम देना चाहता हूँ कि आप कभी भी, अगर आपके यहाँ कोई स्पेशल पर्सन है या नहीं है, आप कभी भी ये मत सोचिएगा, हौसला अपना पस्त ना कीजिएगा कि अगर किसी के घर कोई स्पेशल पर्सन है या कोई किसी स्पेशल पर्सन को देखता है तो मत ये सोचे, खुदारा ये मत सोचिएगा कि ये कुछ भी नहीं कर सकते और ये माशरे पर बोझ हैं या आपके ख़ानदान पर बोझ होंगे या आपके मुल्क पर बोझ हैं। कभी भी ऐसा नहीं होगा। और अगर आप इनको इनके राइट्स देंगे, इनको सही अगर आप इनको गाइड करेंगे, इनको सही सिमत में चलाएंगे, इनकी रहनुमाई फरमाएंगे, दावे से कह सकता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ये आम जितने भी लोग हैं उनसे भी ज़्यादा रिस्पांस आपको देंगे। तो बाकी आजकल कोरोना वायरस है और तमाम लोगों को यही मतलब बताया जाता है, तमहीद की जाती है कि घरों तक महदूद रहें। हम इसमें नॉन सीरियस भी देखते हैं लोगों को, और मैं ख़ास तौर पर अपनी स्पेशल कम्युनिटी से गुजारिश करना चाहूँगा कि आप लोग जो हैं वो ज़्यादा डेंजर जोन में हैं, क्योंकि आप देख तो सकते नहीं हैं और इसमें किसी किस्म के भी लोग जो हैं वो मतलब फिज़िकल डिसेबल भी हो सकते हैं और दीगर डिसेबिलिटीज़ भी होती हैं। तो आप लोगों को आम लोगों की निस्बत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए। घरों तक अगर महदूद रखा गया है तो आपको घरों तक महदूद रहना चाहिए। और आप जितने भी लोग हैं, स्पेशल लोग हैं, आप कभी भी हिम्मत ना हारिएगा। अगर एजुकेशन हासिल कर रहे हैं तो आप एजुकेशन हासिल करें। आपको इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक ज़रूर एक बेहतरीन जॉब भी देंगे, चाहे आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी हो या कोई भी किसी किस्म का मसला हो, आप कभी भी नाकाम नहीं रहेंगे। और अगर आप यकीनन एजुकेशन हासिल कर चुके हैं या ट्रबल में हैं, जॉब नहीं मिल रही, तो आप यकीनन परेशान ना होइएगा। अल्लाह ताला जो है वो आपको यकीनन। तो आखिर में मैं अवाम की आवाज़ का मशकूर हूँ कि उन्होंने इनिशिएटिव लिया और आज हमने काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन की, लाइव आए। तो आप तमाम व्यूअर्स जो हैं अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।